हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख सकें। लाहौर जैसे बड़े शहर में रहते थे। हमारा बहुत बड़ा बिजनेस था और मेरे शौहर, मेरे ससुर और देवर तीनों ही अपना अपना जाती बिजनेस संभालते थे। मेरी सास और मैं देवरानियां, हम तीनों मिलजुल कर घर का काम करती और फारिग होकर हम कुछ देर गपशप करती और फिर वक्त होता तो जरा आराम कर लेती। दिन का खाना हम तीनों मिलकर खाती, जबकि रात को अपने मर्दों के आने का इंतजार करती। और जब शाम को वो तीनों वापस आते तो पहले शाम की चाय सब मिलकर पीते, फिर रात का खाना भी एक साथ करते। हमारी जिंदगी बेहद प्यार मोहब्बत से गुजर रही थी। हमें ये ससुराल लगता ही नहीं था, हमें ये बिल्कुल अपने ही माँ बाप का घर लगता था। मैं सोचती थी जिंदगी जितनी खूबसूरत हो सकती थी, हमारी इतनी ही खूबसूरत थी। हमारे घर के बिल्कुल साथ ही एक दूसरा घर था। मेरे कमरे की खिड़की इनके सहन में खुलती थी और मेरी खिड़की के बिल्कुल ऐन सामने एक कमरे की खिड़की थी, यूं कि अगर वो अंदर मौजूद होते तो मैं देख सकती थी। मेरे कमरे से इनके कमरे का फासला इतना ही था। अगर कोई ऊंची आवाज में बोलता तो मुझे साफ सुनाई देता। ये हमारे हमसाए थे। इनके घर में एक सास ससुर और एक बहू रहते थे। साथ ही एक बुजुर्ग भी रहते थे जिन्हें सब दादाजी कहते थे। हम भी इन्हें दादाजी ही कहते थे। हमसाए होने के नाते हमारा भी इनके घर काफी आना जाना था। ये सामने वाली खिड़की वाला कमरा भी दादाजी का ही था। दादाजी आम दादों की तरह नहीं थे। वो पढ़े लिखे दादाजी थे और इनके कमरे में किताबों का एक शेल्फ भी था। वो हमेशा अपनी झूलती हुई कुर्सी पर बैठे, नाक पे गोल शीशों वाली ऐनक, गुलाबी चढ़ाते, बोलते झूले पे किताब वर्क करदानी करते जाते थे। मैं अमूमन इन्हें खिड़की से किताबों का मुतालिया करते देखती थी। इनकी खिड़की के पर्दे हमेशा हटे रहते थे, इसलिए इनके कमरे में होने वाली सरगर्मी वाज़ेह तौर पर देख सकती थी मैं। अक्सर ऐसा होता कि मैं बारिश के मौसम में पर्दे हटाती तो दादाजान अपनी हिलती हुई कुर्सी पे बैठे अपने सामने गरम गरम चाय का कप रखे गरम पकौड़े या बिस्किट खाते नजर आते। मगर इनकी किताब कभी इनसे जुदा ना होती। मुझे हमेशा से ही ऐसे बुजुर्ग बहुत अच्छे लगते थे जो इस उम्र में भी बिना किसी को तंग किए अपनी ही जिंदगी में मगन रहते हैं, किताबों में जीते हैं और साफ सुथरे रहते हैं। मुझे इनकी शख्सियत से लगाव था। वो सुलझे हुए बुजुर्ग थे, आम बुजुर्गों की तरह बिल्कुल भी नहीं थे, जो ढलती उम्र के साथ ही फिर से बचपन में चले जाते हैं, जिनके दिमाग एक बच्चे की तरह हो जाते हैं और इनकी जुबानें चलती रहती हैं, जो औलाद को मुफ्त में मुब्तला कर देते हैं। वो इन सबसे अलग थे, संजीदा तबीयत के हामिल सोबर शख्स थे। जब इन्हें देखना अच्छा लगता था मुझे, मैं कई बार इनके घर में भी गई थी। वो इस वक्त भी अपने कमरे में मौजूद होते थे। मैंने एक दो बार इनसे बात भी की थी। वो खासे खुश अखलाक बुजुर्ग थे और मुझे इनसे बात करके अच्छा लगा था। और अब कुछ रोज हुए थे मुझे दादा जान के कमरे से कुछ अच्छे हालात नहीं दिख रहे थे। हर रोज रात के वक्त इनके घर में दादाजी के कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती थी। कभी कभी लगता दादाजी किसी पर धाड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। कभी कभी लगता जैसे वो डर रहे हैं और लरज रहे हैं, इनकी अपनी चीखें निकल रही हैं। कभी कभी मुझे ऐसे लगता जैसे दादाजी बड़े बड़े आवाज निकाल रहे और रो रहे हैं। इस मामले को तकरीबन एक हफ्ता हो चला था। मैं बेहद परेशान थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं घर में किसी से इस बात का जिक्र नहीं कर रही थी और अपनी जिंदगी की मसरूफियात से निकलने का वक्त ही नहीं मिल रहा था कि जाकर इनका हाल अहवाल ही पूछ लो। मुझे समझ ये बात से बाहर थी कि दादाजी जैसे शफीक संजीदा और बाइखलाक इंसान ने कैसे इस तरह का रवैया अपनाया हुआ है। वो ऐसा क्यों करते हैं? हो सकता है इनकी तबीयत ठीक ना हो, शायद घर में कोई झगड़ा हुआ हो, लेकिन झगड़े इतनी तवालत तो इख्तियार नहीं करते। मैं खुद ही खुद से इनके बारे में सोचते हुए सवाल करती और खुद ही जवाब देकर फिर अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाती। और सही बात है, इंसान हमेशा से ही खुदगर्ज रहा है। वो हमेशा से ही दूसरों के मामलात जांचने और दूसरों का तमाशा देखने में पेश पेश रहा है। बाकी वो अपनी जिंदगी में बस सुकून से रहता है। किसी की तकलीफ हमें खुद पर बीतती महसूस नहीं होती। हम हर चीज से बेखबर अपनी जिंदगियों में ही मगन रहते हैं। एक वक्त के लिए किसी इंसान की तकलीफ अफसोस से सर हिलाकर हाथ मलकर अफसोस करते हैं और फिर अपनी जिंदगी में मगन हो जाते हैं। इस इंसान की तकलीफ के बारे दोबारा सोचने की और इनसे हाल पूछने की जहमत भी नहीं करते। मेरा भी यही हिसाब था। एक वक्त मैं इनके बारे में सोचती और फिर अपनी जिंदगी में खो जाती। मुझसे इतना ना हो पाता कि जाकर इनकी खैर खबर ही ले लूं। कई दिन यूं ही गुजर चुके थे। रोजाना रात को आवाजें सुनती और सोचती कल जाकर इनका हाल पूछ कर आऊंगी, लेकिन हर रोज मैं मसरूफियात से ही निकल नहीं पाती थी कि जाती। एक रोज बहुत ज्यादा शोरगुल सुनाई दिया। मैं नींद से जाग गई। मैंने अपने शौहर को बहुत गहरी नींद में सोते पाया। वो हर चीज से बेखबर सो रहे थे। मैं आहिस्तगी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और खिड़की की तरफ बढ़ी।
मैंने खिड़की से पर्दे हटाए और बाहर की तरफ जांचती नजरों से देखा। बाहर सारा लॉन खामोशी में डूबा हुआ था। मेरी नजर दौड़ती हुई सामने सहन में गई। सहन में मौजूद 3 कुर्सियां और एक मेज पड़ी थी जो चांद की रोशनी में चमक रही थी। लॉन में पौधे खिले हुए थे और खूबसूरत खूबसूरत रंगों के मुख्तलिफ किस्म के फूल उगे हुए थे। मैं जो चांद की रोशनी में देख सकती थी, फूलों के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के छोटे बड़े पौधे भी उगे हुए थे जो अपने कद से पूरे शान से सीना ताने खड़े थे। मेरी नजर फौरन ही सहन से होती हुई दादाजी के कमरे में खुलने वाली खिड़की की तरफ गई। वहां का मंजर अजीब था। मेरी गिरफ्त खिड़की के पर्दे पर मजबूत हो गई। वो सारा मंजर मेरा दिल दहला देने के लिए काफी था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दादाजी जैसे सोबर, खुश अखलाक और संजीदा किस्म के बेहतरीन इंसान इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। मैंने खुद को गिरने से बचाया और खिड़की को जोर से पकड़ लिया। सामने सही से मंजर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जो दिखाई दे रहा था वो मेरे ओसान खता करने के लिए काफी था। सामने नाइट बल्ब की दूधिया रोशनी में मुझे दादाजी साफ दिखाई दे रहे थे। उनकी बाकी हरकतें मैं ना देख पाई क्योंकि वो मुझे साफ दिखाई दे रहे थे। वो मैं देख चुकी थी। और दादाजी के कमरे में इनके पोते की बीवी इनके बेड पर नीम दराज थी और दादाजी साइड पे खड़े चीख चिल्ला रहे थे। इनका हाथ ऊपर उठा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बहरहाल मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी ये सब देखकर। इस वक्त इनकी बहू इनके कमरे में क्या कर रही थी, मैं बस यही सोचे चले जा रही थी। मैंने खिड़की के पर्दों को मजीद पीछे किया और मजीद जांचने के लिए आगे बढ़कर देखने लगी। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मेरे माथे पर पसीने के कतरे थे और मैं डर भी बहुत रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैंने बल्ब तो पहले ही ऑन कर लिया था। फिर मेरे कमरे की रोशनी जैसे बाहर गई हो, जैसे इन्हें मेरे देखने की खबर हो गई हो। दादाजान ने फौरन ही मेरी तरफ देखा। मुझे लगा कि वो मेरी तरफ देख रहे हैं। शायद वो खिड़की की तरफ देख रहे थे या शायद वो किसी और चीज की तरफ देख रहे थे, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि दादाजी मेरी तरफ ही देख रहे हैं। मेरा दिल मजीद धक धक करने लगा और फिर मैंने कुछ देर बाद दादाजी से इनके पोते की बीवी को निकलते हुए कमरे से देखा। मैंने देखा कि वो बहुत जल्दी में थी। वो बहुत जल्दी से कहीं जा रही थी। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई। वो दादा के कमरे से ओझल हो गई। मैंने जल्दी से खिड़की के पर्दे नीचे गिराए और जल्दी से अपने बेड पर आकर सो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और मैं अपने बेड पर आई और डरते डरते कंबल उठाया और अपने ऊपर ओढ़ लिया। मेरे ओसान अब भी खता थे। कई सोचें मेरे दिमाग पर मुसल्लत थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सब क्या था। आखिर ये हो क्या रहा था। वो दादा के कमरे में क्यों गई थी। मैं उसे भाग भी कहती थी और भाभी का इस वक्त दादा के कमरे में क्या काम था और दादाजी क्या कर रहे थे, मैं समझ नहीं पाई। रात के 2 बज चुके थे। इस वक्त की इस हरकत पर मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या बात हो सकती है। खैर मैं अपने बेड पर आकर सो गई। मेरे हाथ लरज रहे थे। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। यूं लग रहा था जैसे अभी दिल हलक में आ जाएगा या सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। मेरी आंखों से नींद ओझल हो गई थी, लेकिन मैंने फिर भी कंबल अपने ऊपर ओढ़ लिया था। मैं अपने शौहर के नजदीक होकर सो गई। मालूम नहीं किस वक्त मेरी आंख लगी, लेकिन जब सुबह में उठी तो मेरे शौहर और मेरे ससुर मेरे देवर समेत ऑफिस जा चुके थे और सब नाश्ता कर चुके थे। मेरा नाश्ता लगा दिया जा चुका था। मैं जल्दी से आई और नाश्ता कर लिया। मेरे हवास पर अब भी वो रात वाली बात सवार थी। मैंने खामोशी से नाश्ता किया। मैंने घर में किसी को भी इस बारे में बात नहीं की थी। मैं नाश्ता करके खामोशी से उठ गई। इसके बाद सारे घर में काम करके बेध्यानी में मैंने किए। इसके बाद मैंने तैयारी बांधी ही थी कि मैं दादाजी का हाल पूछने जा रही हूँ, मगर ऐन वक्त पर मुझे घर में काम याद आ गया और फिर मैं घर पर ही रुक गई। जब काफी वक्त गुजर जाने के बाद मैं फारिग हुई तो मैं घर से निकल पड़ी। मैंने घर में बताया कि मैं पड़ोसियों के घर जा रही हूँ, थोड़ा काम है। इसके बाद तकरीबन 10 मिनट बाद ही दादाजी के घर पर के गेट पर मैं थी और फिर मैंने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब ना आया। इसके बाद मैंने बेल बजाई, फिर भी कोई जवाब ना आया और मैंने फिर दरवाजा बजाया और अब दरवाजे पर इनकी वही बहू सामने आई। आज भाभी की हालत बहुत खराब हो रही थी। इनकी आंखों के नीचे हल्के थे और इनकी शक्ल सूरत पीली पड़ चुकी थी। वो बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं दिख रही थी। वो बहुत ही मैले कुचैले कपड़ों में थी, जैसे कि इन्हें काम कर रही हूँ, लेकिन वो सदियों की बीमार दिखाई दे रही थी। मैंने सलाम किया। उन्होंने सर के खम से ही मेरे सलाम का जवाब दिया और फिर हटकर मुझे रास्ता दिया कि मैं अंदर आ जाऊं। आज इनके घर पर किसी ने भी मेरा इस्तकबाल नहीं वैसा किया था जैसा पहले हुआ करता था। अब सबके चेहरे भी मुझे उतरे हुए दिखाई दे रहे थे। अब दादाजी के कमरे का दरवाजा लॉक था। शायद दादाजी अंदर अपनी झूले वाली कुर्सी पर आराम कर रहे या किताब पढ़ रहे थे। मैं नहीं जानती थी। हाँ, अलबत्ता भाभी से मेरी जरूर बात हुई थी। भाभी आज चुपचाप थी। फिर मैंने घर के हाल अहवाल दरियाफ्त किए तो भाभी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। बस कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत खराब है जिसकी वजह से हालत थोड़ी खराब हो रही है।
मुझे भाभी की बात पर यकीन तो ना आया, लेकिन मैंने मुस्कुराकर ऐसे जाहिर किया जैसे मुझे इनकी बात पर यकीन आ गया हो। लेकिन आज इनका घर उजड़ा-उजड़ा दिखाई दे रहा था। यूँ लग रहा था जैसे कि घर के अंदर में सदियों से कोई बसता ही नहीं है। जैसे इस घर में सदियों से ही खामोशी का साया है। फिर मैंने दादाजी के हवाले से बात करनी चाहिए। मैंने दादाजी की तबीयत का पूछा। दादाजी की बात सुनकर उसकी हालत बहुत खराब दिखाई देने लगी थी। यूँ लग रहा था जैसे वो घबरा गई हो। और मैं भी अभी और परेशान हो गई थी कि आखिर क्या बात है। लेकिन आज भाभी मुझसे वैसी ही तरह बात नहीं कर रही थी जैसे पहले करती थी। इसलिए मैंने जल्द ही वहां से जाने में आफियत समझी। उनकी साथ मुझसे मिली, सलाम करके वो फिर चली गई। उसकी भी हालत अजीब सी थी, बल्कि वो कुछ अजीब सा ही बर्ताव कर रही थी। मुझे समझ ना आया कि ये सब क्या है, इनके घर में क्या चल रहा है। खैर मैंने जल्दी ही जाने की इजाजत मांगी। भाभी के रवैये से यूं लगा जैसे उनकी जान में जान आई हो, जैसे वो मेरे जाने से बहुत खुश हुई हो। उन्होंने मुझे कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, फिर आ जाना। मैं भी मुस्कुराकर खामोशी से वापस चली आई। यहाँ आकर मैं बहुत परेशान हो गई। रात वाली बात और भी परेशान कर रही थी। आज जब मैंने भाभी को और इनके घर वालों को इस बर्ताव के साथ देखा, तो मुझे समझ ना आया, मेरी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। मेरा दिल बार बार इनका हाल जांचने का कर रहा था। मैं चाह रही थी कि मैं इनसे बातों बातों में पता चला जाए कि मैं वाकई में दिल में इनकी मदद करना चाहती थी। लेकिन वहाँ किसी ने भी मुझे अपना हमराज ना बनाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था भाभी और इनके दादाजी के दरमियान क्या चल रहा था। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। मैं इन दोनों के किरदार के बारे में भी वसवसों का शिकार थी, और दादाजी की शख्सियत अब मुझे बहुत ही अजीब लगने लगी थी। अब मुझे दादाजी से जैसे नफरत सी महसूस होने लगी थी। मुझे लग रहा था कि वो अपने पोते की बीवी से जबरदस्ती करना चाह रहे थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मैं चाह रही थी कि भाभी मुझे सच्चाई बताएं, लेकिन भाभी ने मुकम्मल तौर पर मुझसे सच्चाई छुपा ली थी। अब मैं जान नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। मैं घर में इधर उधर चक्कर काट रही थी और तभी मेरी सास अंदर आ गई और मुझे परेशान देखकर कहा कि बेटा क्या हुआ है, क्यों इतनी परेशान हो? सुबह से देख रही हूँ तुम खामोश खामोश सी हो, और हम सायों के घर से वापस आने के बाद तो तुम और भी खामोश हो गई हो। क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? मेरी माँ जैसी सास थी, वो रिवायती सासों जैसी नहीं थी। वो हमारी परेशानी जानती और हमें बहुत अच्छे मशवरे भी देती थी। इसके पीछे मैंने अपनी देवरानी को भी आते हुए देखा था, लेकिन मुझे कोई डर महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हम सब एक दूसरे की बातें जानते थे। एक दूसरे से बिला खौफ व खतर एक दूसरे की बातें करती थी। यूँ मैंने सारी बात अपनी सास को बता दी। मेरी सास बिल्कुल खामोश रही। फिर मैंने दोबारा पूछा, अम्मी जान क्या हुआ है? अब बताएं आखिर मसला क्या है ये, और हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि भाभी खतरे में है। अम्मी मुस्कुराकर खामोश होकर मुझे देखने लगी, और फिर इसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया जो उनके एक एक लफ्ज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब असल में हकीकत था या फिर कोई ख्वाब मैं देख रही थी। अम्मी ने कहना शुरू किया। मैं और मेरी देवरानी बहुत ही गौर से सुन रही थी। एक एक हर्फ मेरे जिस्म में बिजली गिरा रहा था। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ हकीकत में भी हो सकता है। अम्मी ने बताया कि इन दोनों मियाँ बीवी का, यानी बेटा भाभी का शौहर एक आर्मी ऑफिसर है और वो वहीं पर रहता है। काफी अरसा हो गया, वो तो वापस आया ही नहीं है और ना ही उसने कोई कॉल की है। और अब इनकी बहू किसी और से बात करती है, उससे मिलती है। ये बात दादाजी को पता चली तो वो दादा को बहुत ही सदोकोप करने लगी। वो रातों को अपने ससुर और दादाजी को नींद की गोलियां दूध में मिलाकर पिलाती और रात को रंगरलियां मनाती। लेकिन दादाजी ने वो दूध कुछ दिन तक पिया और ना पिया बाद में। दादाजी को शक पहले ही था। दादाजी ने इसका पीछा किया और इसके सारे करतूतों का पता चला लिया। इसके बाद वो दादाजी को मारने के दर पर हो गई थी। दादाजी ने अपनी बहू और बेटे को इस बारे में आगाह करना चाहा, लेकिन वो दादाजी को जान से मरने की धमकियां देने लगी। लेकिन एक रोज वो दादाजी के कमरे में दूध लेकर गई तो दादाजी ने उससे दूध का गिलास लेकर जमीन पर पटक दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। इनके चिल्लाने से इनकी बहू और बेटा भी इनके कमरे में आ गए। दादाजी ने इनसे इनके भाभी के बारे में बात करना शुरू की तो इनको सच्चाई इनसे आगाह करना शुरू कर दिया, लेकिन वो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि दादाजी ढलती उम्र के साथ अपना ज़हनी तवाज़ुन भी खोते जा रहे हैं। यूँ कुछ रोज गुजर जाने के बाद दादाजी ने वो अपनी बहू और बेटे के गिलास में दवाई मिलाई हुई गिरा दी थी और भाभी से नजरें बचाकर सही सलामत दूध के गिलास रख लिए थे। भाभी वो गिलास उठाकर अपने सास ससुर को देने के लिए आई। इस रोज उन्होंने दूध पिया और सोई नहीं, बल्कि आज सोने वाली दवा नहीं पी थी। यूँ दोनों जाग रहे थे। जब ये दादाजी के कमरे में आई तो वो भी दोनों जाग रहे थे, और इस रोज भी दादाजी ने बहुत ही शोर शराबा किया था, लेकिन वो दोनों बाहर ना आए थे, क्योंकि दादाजी ने इन्हें पहले ही कह दिया था कि जब मैं इस पर चीखूं चिल्लाऊं तो तुम लोग ऐसे करना कि तुम लोग बाहर मत आना, इसे शक ना हो कि तुम लोग जाग रहे हो। इसी रात को मैंने दादाजी और भाभी को इनके कमरे में देखा था, और इस रोज दादाजी ने इसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया था और हाथ से मार रहे थे, लेकिन उन्होंने मारा नहीं था, सिर्फ हाथ ऊपर उठाया हुआ था। इसके बाद भाभी रोती हुई कमरे से भाग गई थी, और इस रात
फिर वो दादाजी और अपने बहू बेटे को लेकर इस कमरे में गए। उन्होंने इसकी असलियत सबके सामने अयां कर दी, लेकिन वो बेटी के आने का इंतजार कर रहे थे और इसके कुछ दिनों तक बाद ही इनका बेटा आने वाला था। आज ही उन्होंने इत्तला की थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। भाभी ऐसा भी कर सकती है, क्योंकि भाभी बहुत शरीफुल नफ्स इंसान थी, बहुत अच्छी अखलाक की मालिक थी, बहुत अच्छे किरदार की मालिक थी। मुझे यकीन ना है कि भाभी ऐसा भी कर सकती है, लेकिन मैं इस बात पर हैरान थी कि अम्मी को ये बात कैसे मालूम हुई। फिर मैंने डरते डरते पूछा, अम्मी आपको ये बात कैसे मालूम हुई? तो अम्मी ने बताया कि दादाजान हमारे ससुर के बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने ही इनसे जिक्र किया था और इनकी मदद से ही आज उन्होंने अपने पोते से राब्ता भी कर लिया था और अब वो बस अपने पोते के आने का इंतजार में ही है सब। अब मालूम नहीं कि पोता आते आने के बाद क्या करता है। मैंने सुना था कि शैतान के बहकावे में आकर अच्छे से अच्छा इंसान भी बहुत बुरे काम कर सकता है और मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकती थी, लेकिन आज मुझे पूरा यकीन हो गया था। भाभी किस कदर अच्छी इंसान थी, लेकिन शैतान के बहकावे में आकर वो कितने गलत कदम उठाने पर तैयार हो गई थी और उन्होंने कितना अहमकाना फैसला किया था। लेकिन आज मुझे दादाजी से फिर उनसियत होने लगी थी। आज फिर मुझे दादाजी में अपने दादाजी दिखाई देने लगे थे। मुझे दादाजी पर बेख्तियार तरस आ रहा था। वो बेचारे कितनी मुश्किल से इस सच्चाई से सबके सामने ला पाए थे। और फिर इसके बाद 2-3 रोज बाद ही इनका पोता इनके पास मौजूद था, इनके साथ, और अब इसके सामने इसकी बीवी का पर्दा उठाने की बारी थी, जो फिर से दादाजी ने उठाया था। लेकिन इस बार दादाजी अकेले नहीं थे। इस बार इनके बहू और बेटा भी इनके साथ थे। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसकी ये हरकत सबको बहुत नागवार गुजरी थी और इज्जत और गैरत भी कोई चीज होती है। चुनाचा इज्जत और गैरत को सामने रखते हुए उन्होंने सोचा कि अब इस घर में वो नहीं रह सकती। इसलिए उन्होंने भी अब ये तहैया कर लिया था कि अब वो कभी भी इस घर में इसका वजूद बर्दाश्त नहीं करेंगे, वरना कल को इन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। चुनाचा उन्होंने अपने पोते को इसकी बीवी की सच्चाई बतानी थी, लिहाजा इन तीनों ने इसी बारी बारी बताना चाहा, लेकिन वो बहुत ही तैश में आ गया और उसने कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मेरी गैर मौजूदगी में आप सबकी खिदमत करती है, यहाँ तक कि वो अपने आप को भूली हुई है और आप लोग उस पर घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। वो किसी तरह ना मान रहा था। वो तीनों हार मानते रहे, बार बार उसे कहते रहे, यकीन दिलाना चाहते रहे, लेकिन वो किसी तौर पर भी यकीन नहीं कर सकता था। उसे अपनी बीवी पर हद से ज्यादा भरोसा था। लेकिन जब दादाजी के पोते के आने के बाद काफी दिन तक भाभी इस लड़के से ना मिल सकी, जिसके साथ वो पहले रंगरलियां मना चुकी थी। वो लड़का आपे से बाहर हो गया और एक रोज वो इनके घर आ गया और दीवार फैलाकर इनकी खिड़की तक आ गया। इसका शौहर जाग गया था। उसे देखा वो इनके कमरे में आने की कोशिश कर रहा था। उसे अपनी जगह से आहिस्तगी से उठते हुए बाहर कदम बढ़ा दिए थे और दबे कदमों से जाकर उसे पीछे से दबोच लिया और पूछा कि चोरी करने आया है क्या। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं चोरी करने नहीं आया था, मैं तुम्हारी बीवी से मिलने आया था। मुझसे कई रोज से नहीं मिल रही है। मैं बहुत ज्यादा याद कर रहा था उसे और यूं अब ये पोते को भी इसकी बीवी की सच्चाई मालूम हो गई थी। उसने उसी वक्त ही अपनी बीवी को तलाक दे दी थी और इसकी बीवी रोती रही थी, बताती रही थी कि उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन जो भी था उसका अपना कसूर तो वो कैसे माफ कर सकता था उसे। शिर्क तो अल्लाह को भी नापसंद है, तो इंसान को होकर कहाँ पसंद करेगा। वो तो बहुत टूटा हुआ सा था। हमें उनके घर की मालूमात अपने ससुर से ही मिलती रही थी और हम बहुत अफसोस कर रही थी। हम चाहकर भी इनके घर के मामला ठीक नहीं कर सकते थे। इनका पोता कुछ रोज बाद फिर से चला गया और सुनने में आया कि वो जो लड़का इनकी बीवी के साथ पकड़ा गया था, उसने भी उसे छोड़ दिया था और अब वो दर दर की ठोकरें खा रही थी। कुछ अर्सा बाद दादाजी ने अपने पोते को वापस बुलाया और इनकी एक अच्छी लड़की से निकाह कर दिया। वो लड़की पहले भाभी से भी कहीं ज्यादा अच्छी थी। इखलाक में और किरदार में वो बाकिरदार थी, जिसका किरदार कभी भी खराब नहीं था और हो सकता भी नहीं था। वो ईमानी कुव्वत से माला माल थी और अब वो भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही खुश थे जैसे हम खुश हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर किसी को फर्माबरदार साथी नसीब करे और हर एक को दूसरे के साथ मिलकर रहने की तौफीक भी दे और शयातीन के धोखे से हमें दूर रखने, और ताकि हम अपने किरदार को नीचे तक ना ला सकें। बेशक ये किरदार से गिरना किसी को कबूल नहीं होता, यहाँ तक कि इंसान को भी नहीं, जिसके लिए वो अपने किरदार से, अपने मयार से नीचे गिरा था। और इसकी एक जिंदा मिसाल हमारे सामने भाभी की मौजूद